ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जहां रात को एक राज्य के पुलिस प्रमुख चैन की नींद सोते हैं और सुबह उठकर उन्हें पता चलता है कि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। हाँ। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये आदेश उनके अपने बॉस मतलब राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। सही बात है, ये आदेश दिल्ली में बैठी एक बाहरी संस्था ने दिया है। बिल्कुल। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हाल ही में ठीक ऐसा ही हुआ है। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। 2026 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। हाँ, और इन चुनावों की घोषणा से ज्यादा चर्चा उस कदम की हो रही है जो चुनाव आयोग ने उठाया है। ये कदम वाकई अप्रत्याशित था। मतलब जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव आयोग ने इन राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों के रातों रात ट्रांसफर कर दिया। रातों रात। और पश्चिम बंगाल का मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि वहां राज्य प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी यानी मुख्य सचिव को ही हटा दिया गया। मुख्य सचिव और साथ ही पुलिस बल के प्रमुख यानी डीजीपी को भी उनके पदों से हटा दिया गया। और ये सब राज्य सरकार को विश्वास में लिए बिना हुआ है ना, उनकी सहमति या जानकारी के बिना ही ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। बिल्कुल। तो यही वो बात है जो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। एक राज्य की चुनी हुई सरकार जिसका काम पूरे प्रशासन को चलाना है, उसे पता ही नहीं है कि उसके सबसे अहम अधिकारी बदले जा रहे हैं। इससे तो रातों रात पूरा राज्य प्रशासन ही एक तरह से पंगु हो जाता है। सही कहा। अब चुनाव आयोग का इस पर सीधा सा जवाब होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मिशन यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर चुनाव आयोग के पास सच में इतनी असीमित शक्तियां हैं? मतलब कि वो जब चाहे किसी भी राज्य के पूरे प्रशासनिक ढांचे को इस तरह पलट दे। हाँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है। ये हमारे देश के पूरे प्रशासनिक ढांचे, संविधान की मंशा और संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन का मुद्दा है। चुनाव आयोग का ये दावा कि बिना इन शीर्ष अधिकारियों को हटाए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, असल में हमारी पूरी व्यवस्था पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक उदाहरण आ रहा है। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि किसी परिवार में एक बहुत बड़ी शादी का आयोजन हो रहा है। अच्छा। परिवार के लोगों ने महीनों से सब कुछ प्लान किया है। घर के मुख्य सदस्य सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। फिर शादी को बिना किसी रुकावट के संपन्न कराने के लिए बाहर से एक बहुत ही मशहूर इवेंट मैनेजर को बुलाया जाता है। बिल्कुल। अब वो इवेंट मैनेजर घर में कदम रखते ही बिना घर के मुखिया से बात किए उन सभी मुख्य सदस्यों को बाहर निकाल देता है जो अब तक सारा काम संभाल रहे थे। ये तो बहुत अजीब स्थिति होगी, है ना? उसका तर्क ये है कि शादी बिना किसी गड़बड़ी के होनी चाहिए, इसलिए मैं अपने हिसाब से काम करूंगा और मुझे इन पुराने लोगों पर भरोसा नहीं है। सही बात है। तो ये स्थिति उस परिवार के लिए जितनी अपमानजनक और अजीब होगी, उतनी ही अजीब एक राज्य सरकार के लिए ये स्थिति है जब चुनाव आयोग अचानक से उनके शीर्ष अधिकारियों को हटा देता है। ये इवेंट मैनेजर वाला उदाहरण इस पूरी संवैधानिक उलझन को बहुत सरलता से समझाता है। यहाँ इवेंट मैनेजर की भूमिका में स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग है। जब भी चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा जाता है कि रातों रात बिना किसी राज्य सरकार की अनुमति के ट्रांसफर करने की शक्ति उन्हें कहां से मिलती है, तो उनका हमेशा एक ही जवाब होता है, संविधान का अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। हाँ, ये अनुच्छेद चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है। तो मतलब इसी एक लाइन को आधार बनाकर चुनाव आयोग अपने हर फैसले को सही ठहराने की कोशिश करता है। बिल्कुल। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 324 की भाषा बहुत ही व्यापक है। व्यापक है मतलब उसमें कोई सीमाएं नहीं है। वही तो, संविधान निर्माताओं ने इसमें कोई लंबी चौड़ी सूची नहीं बनाई कि चुनाव आयोग क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। अच्छा। और इसी अस्पष्टता का फायदा उठाकर चुनाव आयोग अक्सर इस प्रावधान को एक ऐसी जादुई छड़ी या शक्तियों के एक असीमित भंडार के रूप में पेश करता है। शक्तियों का असीमित भंडार। हाँ, जिससे वो चुनाव के दौरान कुछ भी कर सकता है। उनका तर्क सीधा सा है, चूंकि जिम्मेदारी हमारी है इसलिए रास्ते भी हमारे ही होंगे। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से सोचें तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में असीमित शक्ति जैसा विचार ही अपने आप में खतरनाक लगता है ना? बहुत खतरनाक है। क्या हमारा संविधान जिसने शक्तियों के बंटवारे का इतना बारीकी से ध्यान रखा है,
वो सच में किसी एक संस्था को बिना किसी लगाम के इतनी बड़ी ताकत दे सकता है? अगर ऐसा है तो कल को कोई भी संस्था संविधान की किसी एक व्यापक लाइन का सहारा लेकर पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकती है? ये चिंता बिल्कुल जायज है और श्रोताओं को ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई नया सवाल नहीं है। कानूनी हलकों में इस पर दशकों से बहस होती रही है। तो इस बहस का कोई नतीजा निकला? हाँ, इसका सबसे प्रामाणिक जवाब हमें इतिहास के पन्नों से मिलता है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 1978 में कौन सा मामला था वो? वो था मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयोग मामला। अच्छा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्तियों के असीमित भंडार वाले तर्क का बहुत ही बारीकी से ऑपरेशन किया था। यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। जब चुनाव आयोग ने अदालत के सामने दावा किया होगा कि अनुच्छेद 324 के तहत उनके पास असीमित शक्तियां हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या अदालत ने उनके इस दावे पर मोहर लगा दी? नहीं, अदालत का नजरिया बहुत ही संतुलित था। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो माना कि अनुच्छेद 324 वास्तव में शक्तियों का एक भंडार है, क्योंकि चुनाव जैसी विशाल और जटिल प्रक्रिया को चलाने के लिए आयोग को कई अप्रत्याशित कदम उठाने पड़ सकते हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि संविधान हर छोटी स्थिति के लिए तो नियम नहीं बना सकता। सही कहा। लेकिन अदालत ने इस शक्ति को बेलगाम नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथाकथित असीमित शक्ति पर दो बहुत ही स्पष्ट और मजबूत प्रतिबंध लगा दिए। ये प्रतिबंध बहुत अहम है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हीं से हमें आज के इस ट्रांसफर वाले विवाद का जवाब मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो अदालत ने चुनाव आयोग को किन सीमाओं के भीतर रहने को कहा? पहली सीमा ये थी कि चुनाव आयोग अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ उसी जगह कर सकता है जहां पहले से कोई कानून मौजूद ना हो। जहां पहले से कोई कानून ना हो। हाँ, इसे कानूनी भाषा में खाली मैदान या अनऑक्यूपाइड फील्ड की तरह समझा जा सकता है। समझ रही हूँ। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी विशिष्ट मुद्दे पर संसद ने या राज्य की विधानसभा ने पहले से ही कोई स्पष्ट कानून बना रखा है, तो चुनाव आयोग उस कानून को दरकिनार नहीं कर सकता। मतलब उन्हें उस कानून का पालन करना ही होगा। बिल्कुल। चुनाव आयोग को अपनी शक्तियां उस मौजूदा कानून के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल करनी होंगी। तो अगर हम अपनी उस इवेंट मैनेजर वाली बात पर वापस जाएं, तो इसका मतलब है कि अगर परिवार ने पहले से ये नियम बना दिया है कि रसोई का काम कौन देखेगा, तो इवेंट मैनेजर आकर उस नियम को तोड़ नहीं सकता। एकदम सही। वो सिर्फ उन जगहों पर अपनी चला सकता है जहां परिवार ने कोई नियम नहीं बनाया है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। और सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सीमा इससे भी ज्यादा व्यापक थी। दूसरी सीमा क्या थी? अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का हर कदम कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। वे दुर्भावना से काम नहीं कर सकते। प्राकृतिक न्याय। इसका मतलब यह है कि आयोग का हर फैसला तर्कसंगत होना चाहिए, उसमें निष्पक्षता दिखनी चाहिए और वो मनमाना नहीं हो सकता। मतलब चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सही बात है। उनके हर कदम के पीछे एक ठोस और पारदर्शी आधार होना चाहिए। तो अब इस पूरी बहस को आज के पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के हालात से जोड़कर देखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली शर्त ये थी कि चुनाव आयोग को मौजूदा कानूनों का पालन करना होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिन मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को हटाया गया, उनके ट्रांसफर के लिए असल में हमारे देश का कानून क्या कहता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं से आते हैं। क्या इनके ट्रांसफर का फैसला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता भी है? देखिए, असल में यही वो पेंच है जहां चुनाव आयोग का तर्क कमजोर पड़ने लगता है। अच्छा। अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं, उनकी पूरी कार्यप्रणाली ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट के तहत बनाए गए नियमों से चलती है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची बहुत स्पष्ट रूप से व्यवस्था देती है कि राज्य लोक सेवाओं पर विशेष और पूरा नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। मतलब राज्य सरकार ही सब तय करती है? बिल्कुल। जब कोई IAS या IPS अधिकारी किसी राज्य कैडर में सेवा दे रहा होता है, तो उसका ट्रांसफर, उसकी पोस्टिंग, ये सब तय करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। तो कायदे से देखा जाए तो अधिकारी का ट्रांसफर करना पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हाँ, कानून तो यही कहता है। तो फिर चुनाव आयोग इन वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का आदेश कैसे जारी कर देता है? और अगर कानून राज्य सरकार के पक्ष में है, तो राज्य सरकारें चुनाव आयोग के इस आदेश को मानने से इनकार क्यों नहीं कर देती? राज्य सरकारों के लिए ये इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती हैं और आचार संहिता लागू हो जाती है, तो चुनाव आयोग एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था बन जाती है। ये तो है।
अगर कोई राज्य सरकार उनके आदेश को मानने से इनकार करती है तो इससे सीधे तौर पर एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। और कोई भी सरकार चुनाव के समय ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहेगी। सही कहा। राज्य सरकारें ये जोखिम नहीं लेना चाहती कि उन पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने या अलोकतांत्रिक व्यवहार का आरोप लगे। इसी मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव का फायदा चुनाव आयोग उठाता है। लेकिन एक सवाल और है, चुनाव आयोग खुद इस विरोधाभास को कैसे सही ठहराता है? एक तरफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट है जो राज्य सरकार को ताकत देता है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का आदेश है। क्या चुनाव आयोग के पास अपने बचाव में कोई कानूनी तर्क है? हाँ, चुनाव आयोग इस मामले में एक बहुत ही संकीर्ण और तकनीकी तर्क का सहारा लेता है। तकनीकी तर्क वो क्या है? वे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून का पालन करने की बात कही थी वो सिर्फ चुनाव से जुड़े कानून होने चाहिए। अच्छा, मतलब वे कानून को अपनी सुविधा के हिसाब से बांट रहे हैं। बिल्कुल। चुनाव आयोग का तर्क ये होता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट तो अधिकारियों की सेवा और रोजगार से जुड़ा कानून है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वे इस सेवा कानून को नजरअंदाज कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सुविधाजनक व्याख्या हो गई। हाँ, पूरी तरह से। मतलब अगर कोई कानून मेरे काम में अड़चन डाल रहा है तो मैं बस ये कह दूं कि ये कानून तो मुझ पर लागू ही नहीं होता। ये वाकई एक सुविधाजनक व्याख्या है। और अगर हम चुनावों के संचालन के लिए बनाए गए मुख्य कानूनों को देखें, जैसे 1950 और 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, तो इनमें चुनाव आयोग की शक्तियों को बहुत विस्तार से बताया गया है। यहाँ तक कि संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग के मांगने पर राज्य सरकारें उन्हें जरूरी स्टाफ उपलब्ध कराएंगी। हाँ, स्टाफ तो देना ही पड़ता है। लेकिन इन पूरे कानूनों में या संविधान के किसी भी हिस्से में ये कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव आयोग राज्य सरकार को अंधेरे में रखकर सीधे उनके पुलिस प्रमुख या प्रशासनिक मुखिया को बर्खास्त या ट्रांसफर कर सकता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर चुनाव आयोग के पास कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है और वे सिर्फ एक तकनीकी खामी का फायदा उठा रहे हैं, तो इसका जमीन पर क्या असर होता है? इसका जमीन पर बहुत गहरा असर होता है। जब बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के रातों रात राज्य के सबसे बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया जाता है, तो इससे उस राज्य के प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका असर सिर्फ उस एक अधिकारी तक सीमित नहीं रहता, ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी की नींव हिला देता है। देखिए, भारत में दशकों से चुनाव सफलतापूर्वक होते आ रहे हैं और ये चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग के पास अपनी कोई विशाल फौज तो है नहीं जो हर बूथ पर जाके चुनाव कराए। सही बात है। वे पूरी तरह से इन्हीं राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों और पुलिस बल पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग खुद कुछ नहीं करता, वो राज्य की मशीनरी के जरिए ही काम करता है। और जब वही चुनाव आयोग रातों रात शीर्ष अधिकारियों को हटा देता है, तो इसके पीछे छिपी हुई धारणा क्या होती है? क्या धारणा होती है? वो धारणा ये होती है कि ये जो अधिकारी हैं, ये निष्पक्ष नहीं है, ये सत्ताधारी दल के दबाव में काम करेंगे और चुनाव में धांधली होने देंगे। हो बिना किसी जांच के, बिना किसी सुनवाई के राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की सत्यनिष्ठा पर सीधा सवाल उठा दिया जाता है। ये तो सिविल सर्वेंट्स के मनोबल को पूरी तरह से कुचलने वाली बात है। आप किसी को अपनी सफाई पेश करने का मौका तक नहीं दे रहे हैं, बस एक ठप्पा लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति चुनाव कराने लायक नहीं है। और इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि चुनाव आयोग ये तय कैसे करता है कि कौन सा अधिकारी पक्षपाती और कौन सा नहीं? हाँ, इसका कोई पैमाना तो होगा? नहीं, इसकी कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। ये सब बंद कमरों में होता है। ये तो सच में चिंताजनक है। अगर हम इस पूरे मुद्दे को बड़े नजरिए से देखें, तो ये सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर का सवाल नहीं रह जाता। तो फिर ये किस चीज का सवाल है? ये इस बात का सवाल है कि क्या हम किसी संस्था को इतनी ताकत दे रहे हैं कि वो खुद ही कानून बन जाए? मोहिंदर सिंह गिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर और कड़ा बयान दिया था। उन्होंने इम्पेरियम इन इम्पेरियो की अवधारणा का जिक्र किया था। इम्पेरियम इन इम्पेरियो, इसका मतलब है एक साम्राज्य के भीतर दूसरा साम्राज्य। मेरा मतलब है एक साम्राज्य के भीतर दूसरा साम्राज्य। बिल्कुल। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में अनियंत्रित सत्ता के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर है। वो राज्य के भीतर एक अलग साम्राज्य नहीं चला सकता जो किसी को जवाबदेह न हो। सही कहा। कोई भी संस्था मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। उसे प्राकृतिक न्याय और स्थापित कानूनी ढांचे का सम्मान करना ही होगा। अदालत की ये चेतावनी आज के इस ट्रांसफर विवाद पर पूरी तरह से लागू होती है। तो
इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर हम एक जगह समेटने की कोशिश करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग की भूमिका एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और उनका काम स्वतंत्र चुनाव कराना है। सही बात है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 324 कोई ऐसा जादुई मंत्र नहीं है जिसे पढ़कर चुनाव आयोग संसद के बनाए गए कानूनों जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट को अचानक से गायब कर दे। हाँ, बिल्कुल नहीं। शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा एक तय सीमा और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए, न कि किसी मनमाने तरीके से। और अगर ये संतुलन बिगड़ता है, अगर संस्थाएं एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में इस तरह से दखल देने लगती हैं, तो अंततः नुकसान पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का ही होता है। प्रक्रिया का पालन उतना ही जरूरी है जितना कि परिणाम। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो शायद इस पूरी कानूनी बहस से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। वो क्या? श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर हम ये मान लें कि चुनाव आयोग सही कर रहा है और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए सच में राज्य के सबसे शीर्ष अधिकारियों जैसे पुलिस प्रमुख और मुख्य सचिव को हर बार हटाना जरूरी है, तो ये हमारी नौकरशाही के बारे में क्या बताता है? हाँ, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि हमने ये मान लिया है कि हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी का मूल ढांचा ही चुनावों के दौरान राजनीतिक रूप से समझौता कर चुका है? ये एक बहुत ही कड़वा सच हो सकता है ना? क्या ये मान लेना सही है कि सत्ता में बैठी सरकार के अधीन काम करने वाला हर शीर्ष अधिकारी चुनाव में बेईमानी ही करेगा? और अगर हमारी व्यवस्था सच में इतनी खोखली हो चुकी है, तो क्या इस बीमारी का इलाज सिर्फ चुनाव के समय कुछ अधिकारियों का चेहरा बदल देने में है, या फिर जरूरत उस पूरे सिस्टम को गहराई से सुधारने की है जिसके भीतर ये अधिकारी साल भर काम करते हैं? ये तो उस इवेंट्स मैनेजर वाली बात हो गई कि हर बार काम कराने के लिए घर के लोगों को बाहर निकालना पड़े। बिल्कुल। अगर हर बार शादी को सही से निपटाने के लिए इवेंट मैनेजर को परिवार के मुखिया को ही घर से बाहर निकालना पड़े, तो शायद सवाल सिर्फ इवेंट मैनेजर की असीमित शक्तियों पर ही नहीं बल्कि उस घर की पूरी व्यवस्था पर भी उठना चाहिए। सही कहा। इन सवालों के कोई सीधे जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए इन पर सोचना और सवाल उठाना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर किसी नए और महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरेंगे।